we are going to see ICC, PCC and Angel curve. Okay, ICC means income consumption curve and PCC means price consumption curve. ठीक है, तो इनकम कंजप्शन कर्व क्या बताता है? इनकम कंजप्शन कर्व shows how a consumer optimal consumption bundle change when income changes while price remains constant. इनकम कंजप्शन कर्व क्या बताता है कि कैसे कंज्यूमर की ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल चेंज हो जाती है इनकम चेंज होने पे, और उसमें वाइल जो हम प्राइस जो है कांस्टेंट रखते हैं. ठीक है, तो मींस इनकम कंजप्शन कर्व हमें क्या बताता है? इनकम एंड कंजप्शन के चेंज को, और यहाँ क्या रख देते हैं हम? प्राइस को कांस्टेंट. ठीक है, इसका नाम ही है इनकम कंजप्शन. मींस इनकम के चेंज को कंजप्शन के चेंज को बताएगा. इनकम चेंज होने पे कंजप्शन बंडल कैसे कंज्यूमर की चेंज हो रही है, और जहां पे प्राइस जो है ये कांस्टेंट रख देता है. ठीक है, ये कैसे काम करता है? हाउ डज इट वर्क? तो इनकम कंजप्शन कर्व में क्या होता है कि अगर इनकम बढ़ेगी, ठीक है, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो बजट लाइन जो है वो शिफ्ट किस तरह होगा? पैरेलल आउटवर्ड के. ठीक है, जैसे ही इनकम अगर इंक्रीज होगी तो बजट लाइन जो ऐसे होती है हमारी कर्व पे. ठीक है, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो बजट लाइन जो है शिफ्ट होगी आउटवर्ड. ठीक है, पैरेलली शिफ्ट होती जाएगी. अगर इनकम जो है डिक्रीज हो जाएगी तब क्या होगा केस? तो इनकम जब डिक्रीज हो जाएगी तो बजट लाइन जो है वो इनवर्ड शिफ्ट होगी. ठीक है, इस तरह अभी आउटवर्ड शिफ्ट होगी जब इनकम इंक्रीज होगा, और इनकम अगर डिक्रीज होगा तो कैसी हो जाएगी? इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से जो है इनकम कंजप्शन का काम करता है. और इसमें क्या होता है? ईच टेंजेंसी पॉइंट किसे कहेंगे? बजट लाइन प्लस इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, ईच टेंडेंसी पॉइंट जो होता है इनकम कंजप्शन कर्व का, वो क्या होता है? उसका इक्विलिब्रियम. ठीक है, इक्विलिब्रियम होता है. जैसे टेंडेंसी पॉइंट किसे कहेंगे इनकम कंजप्शन कर्व में? मान लो ये बजट लाइन है. ठीक है, ये बजट मान क्या लो है ही बजट लाइन है ये. ठीक है, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व हमने डाउनलोड ड्रॉ कर दिया. ठीक है, और जैसे ही इंडिफरेंस कर्व जो है इन ये हमारा हो गया आईसीसी, इनकम कंजप्शन कर्व. ठीक है, तो ये जो टच हो रहा है इनकम कंजप्शन कर्व बजट लाइन से, ठीक है, इसे इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे बजट लाइन से टच हो रहा है वो टेंजेंसी पॉइंट है, और वो क्या शो कर रहा है? हमारा इनकम कंजप्शन कर्व को. ठीक है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? इनकम कंजप्शन कर्व. ठीक है, ओके. और ईच टेंडेंसी पॉइंट क्या शो कर रहा है? इक्विलिब्रियम. अब समझ आया इनकम कंजप्शन कर्व क्या होता है? कि वो शो करता है इनकम एंड कंजप्शन में चेंज, या कंज्यूमर की ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल में चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम. ओके, एंड वाइल प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. इनकम और कंजप्शन में चेंज होता है जहां पे प्राइस कांस्टेंट होता है. और ये कैसे काम करता है? तो इसमें पहला केस, अगर इनकम बढ़ जाती है तो हमारा जो बजट लाइन है वो पैरेलल आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट होने लगता है, और अगर वो इनकम डिक्रीज हो जाती है तो बजट लाइन शिफ्ट पैरेलल इनवर्ड. और हर एक जब हम इन ईच टेंडेंसी पॉइंट पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम. और टेंडेंसी पॉइंट हम किसे कहते हैं? वो पॉइंट जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, दोनों टच हो रहे हैं उसे कहते हैं हम टेंडेंसी पॉइंट, और वहीं पे इक्विलिब्रियम आता है. और हम सारे जो टेंडेंसी पॉइंट है उनको ज्वाइंट कर देते हैं तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं इनकम कंजप्शन कर्व. ठीक है, ओके. नाउ अब हम देखते हैं कि इसमें जो इंफीरियर और नॉर्मल गुड पे क्या असर पड़ता है. सेप जो आईसीसी का है इनकम कंजप्शन कर्व का है, इंफीरियर और अब नॉर्मल गुड में भी सेम रहता है कि चेंज होता है? तो नहीं, इन दोनों में क्या होता है? जो शेप है ये मान लो ये नॉर्मल, मान क्या लो ये नॉर्मल गुड का ही जो है शेप है. ठीक है, आईसीसी का. पर अगर वो जो इंफीरियर गुड में होगा वो आईसीसी का शेप क्या हो जाएगा? बैकवर्ड बेंडिंग. ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग का शेप आ जाता है इनकम कंजप्शन कर्व का. ठीक है, तो अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब नॉर्मल गुड की कंडीशन हो. बैकवर्ड बेंडिंग कब होता है? जब इंफीरियर गुड हो. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनकम इंक्रीज होती है और इंफीरियर गुड की हम डिमांड कम कर देते हैं. दैट्स वाई जो हमारा इनकम कंजप्शन कर्व है वो क्या हो जाता है? बैकवर्ड. ठीक, आईसीसी गिव यू इनकम एक्सपेंशन पाथ. ठीक है, जब वन गुड भी इंफीरियर होगा तो आईसीसी क्या करेगा? वन गुड ही इंफीरियर जब होता है तो आईसीसी जो हमारा है बैकवर्ड बेंडिंग शो होता है. ठीक है, और अगर बोथ गुड्स आर नॉर्मल तो आईसीसी क्या होगा? स्लोप अपवर्ड दिखाएगा. ठीक,
अब बात करते हैं प्राइस कंजप्शन कर्व की। मतलब अब जैसे हमने नेम से समझा इनकम कंजप्शन कर्व की इनकम के, भाई इनकम और कंजप्शन में ही रिलेशन बता रहा है, कुछ तो बता रहा है इनकम, तो मतलब वो बता रहा था कि इनकम के चेंज होने पे कंजप्शन, या कंजप्शन इनकम चेंज होने पे कंजप्शन बंडल चेंज होती है कंज्यूमर की, और हम उसमें प्राइस कांस्टेंट रख रहे थे। वहीं प्राइस कंजप्शन कर्व क्या बताता है कि प्राइस के चेंज होने पे, ठीक है, प्राइस शोज हाउ कंजप्शन चेंजेस व्हेन प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेस, ठीक है। मतलब पीसीसी क्या शो करता है कि हाउ कंजप्शन चेंजेस, ऑब्वियसली बात है प्राइस कंजप्शन कर्व नाम से ही, तो कंजप्शन में तो चेंज बता रहा होगा, पर किससे, प्राइस से। यहाँ किससे, इनकम से बता रहा था, यहाँ किससे, प्राइस से। और यहाँ हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा था, पीसीसी में हम किसको कांस्टेंट रख देंगे, इनकम को रख देंगे कांस्टेंट, और प्राइस ऑफ अदर गुड को, ठीक है। समझ आ गया, बस नाम से डिकोड कर लेना है कि किसमें चेंजेस बता रहा है, और याद रखना किस किस को कांस्टेंट रख रहा है। प्राइस कंजप्शन कर्व ऑब्वियसली इनकम को कांस्टेंट रखेगा, और अदर प्राइस जो है, प्राइस ऑफ अदर गुड, उनको कांस्टेंट रखेगा, ठीक है। ओके, अब ये कैसे काम करता है, तो पीसीसी जो है वो पीसीसी कैसे काम करता है कि अगर प्राइस जो है वो घट, मान लो पहला केस ले लेते हैं कि प्राइस जो है वो हमारा घट गया, ठीक है, तो प्राइस जब डिक्रीज होता है तो बजट लाइन क्या हो जाती है, रोटेट होती है आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। रोटेशन का जो होता है वो पीसीसी में हम देखते हैं, शिफ्ट हम देखते हैं किसमें, इनकम कंजप्शन कर्व में, ठीक है। तो रोटेट हो जाता है आउटवर्ड की तरफ, ठीक। और प्राइस अगर जो है वो बढ़ जाती है तो क्या होता है, बजट लाइन जो है हाँ, प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रोटेशन इनवर्ड होगी, ठीक है। अगर प्राइस घट रहा है तो रोटेशन आउटवर्ड होगी, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, इनवर्ड होगी, ठीक है। ओके, तो न्यू इक्विलिब्रियम जो सिचुएशन बनेगी, अच्छा पहले हम देख लेते हैं बाय डायग्राम ऑल्सो कि कैसे आउटवर्ड और इनवर्ड, अगर ये मान लो तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है, उस पे जो अगर प्राइस तुम्हारा घट गया तो जो तुम्हारा रोटेशन होगी वो आउटवर्ड की तरफ होगी, ठीक है, इस तरफ होगी। और अगर वही प्राइस जो है बढ़ गया तो रोटेशन कैसी होगी, इनवर्ड की तरफ होगी, ठीक है, इस तरह का। और अगर कंजप्शन कर्व की बात करें तो कंजप्शन कर्व पीसीसी कंजप्शन कर्व कैसी बनेगी, इसी रोटेशन पे बनेगी, ये जो तुमने ड्रॉ किया बजट लाइन, ठीक है, ये जो तुमने बजट लाइन ड्रॉ किया, सॉरी फॉर ड्रॉइंग, लेट गिव मी 1 सेकेंड, है एक बार खुद से जाके अच्छे से जाने से पहले एग्जाम में चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ मैं बस कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। अब बात करते हैं स्लस्की की इक्वेशन की, ठीक है। स्लस्की इक्वेशन क्या कहता है, उससे पहले एंजल कर्व भी कॉन्सेप्ट होगा। हाँ, एंजल कर्व जो है ये देख लेते हैं, एंजल कर्व क्या कहता है। एंजल कर्व जो है बेसिकली क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड, ठीक है। एंजल कर्व जो है वो पहले तो आईसीसी इनकम कंजप्शन कर्व से डिराइव होता है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड बताता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन स्पेसिफिक गुड, ठीक है। तो याद रखना है एंजल कर्व किस में रिलेशन बता रहा है, इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंजल कर्व की बात करें तो एक नॉर्मल गुड की केस होगी, एक होगा इंफीरियर गुड, एक होगा लग्जरी गुड में एंजल कर्व, ठीक है। तो जो उस एंजल कर्व है, ठीक है, एंजल कर्व वो 3 केस में हम देखेंगे, नॉर्मल गुड की केस में, ठीक है, नॉर्मल गुड्स की केस में, सेकंड इंफीरियर गुड्स, एंड थर्ड जो है हम लग्जरी के केस में देखेंगे, ठीक है, लग्जरी गुड के केस में। तो अगर बात करें तो नॉर्मल गुड के केस में जो एंजल कर्व हमारा बनता है वो बनता है अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और जो इंफीरियर गुड के केस में बनता है वो है बैकवर्ड स्लोपिंग बनता है, ठीक है। और लग्जरी गुड के केस में जो है स्टीपर होता है हमारा एंजल कर्व, ठीक है। ये हमारा है एंजल कर्व की टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब इसका ग्राफ जाके आप एक बार देख लेना। एंजल लॉ क्या कहता है, ये बोलता है, स्पेसिफिकली रिफर करता है फूड से कि इट्स शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर फॉल एज इनकम राइजेस, मींस एंजल लॉ कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप फूड पे जो है वो खर्च करना कम कर देते हो, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, देखो अगर ग्राफ बना भी देती हूँ एंजल लॉ की, सॉरी एंजल कर्व की, इंफीरियर गुड वाली तो ऐसी होगी, बैकवर्ड बेंडिंग है तो ऐसी दिखेगी, ठीक है। और अगर बात करें क्या कहते हैं अपवर्ड स्लोपिंग की एंजल कर्व में, तो एंजल कर्व में अपवर्ड स्लोपिंग जो है स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है।
Now we are going to see Solutsky equation. Okay, तो सलस्की इक्वेशन क्या था? सलस्की इक्वेशन बोलता है कि टोटल प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट. ठीक है, सलस्की जो का बेसिक आइडिया यही था कि जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड जो है चेंज होती है, पर दो रीजन से होती है. वो दो रीजन कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? टोटल इफेक्ट. सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट मिलके क्या बनाते हैं? टोटल इफेक्ट. ठीक है, ओके. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उन्होंने क्या बताया? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये होता है ये कि जब किसी गुड का प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर जो है वो रिलेटिवली किस पे जाता है? सस्ते गुड को ज्यादा कंज्यूम करता है. ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जानने के लिए? तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है इसमें जो है इनकम जो है वो कांस्टेंट रहती है. ठीक है, इनकम जो है यहाँ कांस्टेंट रहती है, एंड कांस्टेंट मतलब रखी जाती है इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में. दूसरा, मूवमेंट जो होता है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर होता है. ठीक है, मूवमेंट जो होता है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे होता है. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में. और इसका रूल क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है? तो रूल यही है कि प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी ऑलवेज. ठीक, प्राइस डिक्रीज होगी तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी. ओके, अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? जो ऑलवेज निगेटिव स्लोप फॉलो करता है. ठीक है, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट का मींस कि प्राइस चेंज से रियल इनकम चेंज होता है. ठीक है, इनकम इफेक्ट से क्या होता है? प्राइस चेंज से रियल इनकम चेंज होता है. मतलब प्राइस डिक्रीज होगी तो क्या होगा? प्राइस डिक्रीज होगी तो रियल इनकम क्या होगा? इंक्रीज होगा. ठीक, प्राइस डिक्रीज होने से रियल इनकम इंक्रीज होगा. प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा? रियल इनकम जो है वो डिक्रीज होगी. ठीक है, तो ये फॉलो करता है इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट क्या बताता है? कि प्राइस चेंज से रियल इनकम चेंज होता है. ठीक है, ये चीज बताता है. और इफेक्ट जो है डिपेंड करता है टाइप ऑफ गुड पे. और कौन कौन से गुड? जैसे नॉर्मल गुड की सिचुएशन लेंगे एंड इंफीरियर गुड की सिचुएशन लेंगे. ठीक है, तो नॉर्मल गुड में क्या होता है कि इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक, ये नॉर्मल गुड की सिचुएशन में अगर देखो तो इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है, रियल इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है, और डिमांड भी क्या होती है? इंक्रीज होती है. ठीक है, नॉर्मल गुड की सिचुएशन में प्राइस इफेक्ट इस तरह फॉलो करता है. और इंफीरियर गुड की सिचुएशन में क्या करता है? इंफीरियर गुड की सिचुएशन में जो प्राइस इफेक्ट है, इनकम इंक्रीज तो होता है. ठीक है, सॉरी, इनकम इफेक्ट की बात करें, मैं बार बार प्राइस इफेक्ट बोल रही हूँ. इनकम इंक्रीज होने के कारण जो होता है डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो ये हमने देखा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट के बारे में. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट जो है मिलकर टोटल प्राइस इफेक्ट बनाते हैं, और यही सलस्की इक्वेशन कहता है. ठीक है, और एक बात याद रखना कि जो जो सलस्की इक्वेशन है ना वो बेसिकली सिंपली इसी चीज के बारे में बात करता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का असर क्या है, इनकम इफेक्ट का असर क्या है. तो आप बस जनरल दिमाग लगा लेना कि इनकम इफेक्ट से, इनकम बढ़ने घटने से नॉर्मल गुड की सिचुएशन में क्या होगा, इंफीरियर गुड की सिचुएशन में क्या होगा. उसी तरह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आप ये सोच लेना कि भाई अगर प्राइस ऑफ अदर गुड बढ़ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे क्या असर होगा. ठीक है, ओके. और इसमें जब हम इनकम को कांस्टेंट रख रहे हैं और मूवमेंट जो है हम सेम इंडिफरेंस कर पे हो रहा है, तो ये फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है आप अच्छे से गुड के टर्म में लगा पाओगे. ठीक है, अगर हम कंबाइन सलस्की इक्वेशन की बात करें तो नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड की सिचुएशन और गिफन गुड की सिचुएशन में तो देखते हैं. ठीक है, तो याद रखना 3 केसेस होंगे सलस्की इक्वेशन में. कौन कौन सी? पहली होगी नॉर्मल गुड की सिचुएशन. ठीक है, नॉर्मल गुड की सिचुएशन. दूसरी होगी इंफीरियर गुड की सिचुएशन. थर्ड होगी गिफन गुड की. ठीक है, तो अब या तो आप इसको रट जाओ या तो समझ के चीजें कर लेना. तो नॉर्मल गुड की सिचुएशन में जो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है पॉजिटिव होता है. ठीक है, एंड इनकम इफेक्ट जो है वो भी पॉजिटिव होता है. ठीक, डायरेक्ट दोनों में ही रिलेशनशिप होगा तो पॉजिटिव दिख रहा है. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में. ठीक है, तो इसमें जो है टोटल इफेक्ट भी फिर तो स्ट्रॉन्ग आएगा ना, स्ट्रॉन्ग निगेटिव स्लोप दिखाएगा जो है टोटल इफेक्ट.
लॉ ऑफ डिमांड जो है ये फॉलो करेगा स्ट्रांगली, ठीक है, इसीलिए निगेटिव स्लोप होगा टोटल इफेक्ट का, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होता है, तो निगेटिव ही तो है, तो ये जो है स्ट्रांगली लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करेगा टोटल इफेक्ट, इस वजह से जो स्लोप है स्ट्रांगली निगेटिव, स्ट्रॉन्ग निगेटिव स्लोप होगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, दो पॉजिटिव इधर मिलके क्या बना दे रहे हैं, निगेटिव बना रहे हैं, जो कि जनरली साइंस में और नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो फिर अब इंफीरियर गुड की बात करते हैं। इंफीरियर गुड में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, इंफीरियर गुड के केस में, एंड इनकम इफेक्ट जो होगा यहाँ पे निगेटिव होगा। याद रखना, अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं इंफीरियर गुड में। इंफीरियर गुड में जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है, पर इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट तो हमें पता चल जाता है कि इंफीरियर गुड में हम प्रेफर नहीं करेंगे, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट जो आता है क्या आता है कि अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, अगर याद रखना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर है इनकम इफेक्ट से, ठीक है, तो डिमांड जो है स्टिल ज्यादा होगी इस गुड की, ठीक। मोस्टली जो है केस में यही होता है, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो। इंफीरियर गुड की कंडीशन में अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है इनकम इफेक्ट से, तो डिमांड स्टिल इस इंफीरियर गुड की ज्यादा होगी। अंडरस्टूड? ओके, अब बात करते हैं गिफिन गुड की। गिफिन गुड की केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है। हम जानते हैं गिफिन गुड जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग दिखाता है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। लेकिन इसके केस में क्या होगा कि अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से गिफिन गुड की केस में, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि प्राइस तो बढ़ेगी ही, डिमांड भी इसकी बढ़ेगी ही, और लॉ ऑफ डिमांड जो है फेल ही हो जाएगा। रिजल्ट ये होगा, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड फेल। ऐसे भी गिफिन गुड में याद रखना कि लॉ ऑफ डिमांड फेल ही रहता है, ठीक है, एक्सेप्शन ही है गिफिन गुड एक तरह से, तो याद रखना लॉ ऑफ डिमांड फेल रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर गिफिन गुड में इनकम इफेक्ट और ज्यादा हो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तब ज्यादातर लॉ ऑफ डिमांड रिजल्टेंट इसका यही होता है कि प्राइस और डिमांड दोनों बढ़ा के लॉ ऑफ डिमांड जो है फेल हो जाती है, ठीक है। तो अगर याद करना हो तो हम ऐसे याद करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है ऑलवेज सेम डायरेक्शन में जा रही है। सेम डायरेक्शन का मतलब कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तीनों केस में देखना, नॉर्मल गुड हो या इंफीरियर गुड हो या गिफिन गुड है, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक, सेम डायरेक्शन में ही जाएगा, वो एक ही चीज फॉलो करेगा, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, ठीक। और इनकम इफेक्ट जो है वो इफेक्ट डाल रहा है, डिपेंड्स कर रहा है गुड पे। जैसे कि नॉर्मल की कंडीशन में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, इंफीरियर की कंडीशन में इनकम इफेक्ट निगेटिव है, और गिफिन की कंडीशन में इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा है, ठीक है। इनकम इफेक्ट जो है यहाँ पे गिफिन की कंडीशन में क्या होती है, ज्यादा होती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ठीक है। इंफीरियर गुड की कंडीशन में मोस्टली जो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, अगर ज्यादा है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से, तो डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। ये सारा चीजें ओवरऑल हमें ये जानना है कि नॉर्मल, इंफीरियर और गिफिन गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है, और इनकम इफेक्ट अपने ओरिजिनल जैसे रिएक्ट करता है वैसे ही चेंज हो रहा है, मतलब नॉर्मल में वो पॉजिटिव ही रहता है और इंफीरियर में वो निगेटिव ही हो जाता है, और गिफिन में जो है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन और एंड रॉयज आइडेंटिटी पे बात करें तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी क्या देता है, गिव्स मैक्सिमम यूटिलिटी एज ए फंक्शन ऑफ प्राइस एंड इनकम, ठीक है। मतलब क्या है, नॉर्मली हम यूटिलिटी को कैसे लिखते हैं, देखो रॉयज आइडेंटिटी में हम अगर बात करें इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के बारे में, तो इसका कोर आइडिया ये है कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी क्या करती है, मैक्सिमम यूटिलिटी देती है एज ए फंक्शन ऑफ प्राइस एंड इनकम। और रॉयज आइडेंटिटी क्या बताता है, आइडेंटिटी डिराइव फ्रॉम मार्शलियन डिमांड डायरेक्टली फ्रॉम इट। जो रॉयज आइडेंटिटी है वो डायरेक्टली मार्शलियन डिमांड से ली गई है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि क्या होता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन तो ये बताता है कि यूटिलिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटीज एज कंज्यूम, ठीक है। डायरेक्ट यूटिलिटी का मतलब है कि यूटिलिटी जो है फंक्शन किसकी है, क्वांटिटी तुम जितनी कंज्यूम कर रहे हो। पर इनडायरेक्ट यूटिलिटी क्या बता रही है, प्राइस एंड इनकम फंक्शन में ले रही है, ठीक। फिर अब देखते हैं,
और क्या देता है, कहता है कि बट इन प्रैक्टिस कंज्यूमर चूज क्वांटिटीज गिवन प्राइस एंड इनकम, सो इट इज मोर यूजफुल टू एक्सप्रेस मैक्सिमम यूटिलिटी एज ए फंक्शन ऑफ प्राइस एंड इनकम डायरेक्टली। दिस इज इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। ओके, देखो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है कि गिवन प्राइस और इनकम कंज्यूमर जो है मैक्सिमम कितनी यूटिलिटी जो है अचीव करेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट गुड से नहीं दिखते हैं, सिर्फ प्राइस एंड इनकम के थ्रू यूटिलिटी एक्सप्रेस होती है यहाँ पे, ठीक है। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को याद रखना कि क्या है कि ये बताता है कि प्राइस और इनकम कंज्यूमर की मैक्सिमम कितनी यूटिलिटी अचीव करेगा, ठीक है। मतलब गिवन अगर कोई प्राइस है उस और इनकम है, कोई प्राइस और इनकम है, ठीक है, उस पे डिसाइड होता है कि कंज्यूमर जो है वो कितना मैक्सिमम यूटिलिटी अचीव कर पाएगा इतने प्राइस और इनकम पे, ठीक है। और ये डायरेक्ट गुड से इनडायरेक्ट यूटिलिटी हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट यूटिलिटी हम डायरेक्ट गुड से नहीं देखते हैं, बल्कि कहाँ से पता चलता है, सिर्फ प्राइस एंड इनकम के थ्रू ही एक्सप्रेस हो पाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि नॉर्मली जो हम यूटिलिटी है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल यूटिलिटी फंक्शन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन एक्स और वाई गुड्स के टर्म में लिखते हैं, गुड एक्स और वाई के टर्म में नॉर्मल यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। बट रियल लाइफ में कंज्यूमर क्या फेस करता है, रियल लाइफ में कंज्यूमर के पास गुड्स की सिचुएशन नहीं होती है, ज्यादातर कंज्यूमर को किस चीज की सिचुएशन फेस करना पड़ता है, प्राइस के रिलेटेड और इनकम के रिलेटेड, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इस यूटिलिटी को किस तरह से, इनडायरेक्ट यूटिलिटी को प्राइस 1 या प्राइस 2 गुड और मनी इनकम में, ठीक है, फंक्शन हम बना देते हैं, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। इसमें प्राइस चेंज होने से क्या होता है, परचेजिंग पावर चेंज होती है, इनकम चेंज होने से कंजप्शन की पॉसिबिलिटी चेंज होती है। सो यूटिलिटी जो है इनडायरेक्टली डिपेंड करती है प्राइस एंड इनकम पे, यही इनडायरेक्ट यूटिलिटी शो करता है। जबकि डायरेक्ट यूटिलिटी जो है फंक्शन को किस तरह शो करता है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड पे, ठीक है। पर इन प्रैक्टिस क्या कह रहा है कि ये जो डिपेंड करता है प्राइस और इनकम के, तो इसीलिए ज्यादा यूजफुल ये है कि हम प्राइस और इनकम को डायरेक्टली लें, तो इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आया। और ये क्या बताता है, हाईएस्ट यूटिलिटी लेवल कब अचीवेबल है, करंट प्राइस और इनकम पे, ठीक। अब बात करते हैं रॉय आइडेंटिटी की। तो रॉय आइडेंटिटी क्या है, रॉय आइडेंटिटी जो है पावरफुल मैथमेटिकल रिजल्ट है दैट सेज यू कैन डिराइव द मार्शल डिमांड फंक्शन सिंपली बाय डिफरेंशिएटिंग द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो देखो ये तो समझ गए कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में हम जो क्या ले रहे हैं, प्राइस और इनकम को। अगर यही पूछ दे तब डायरेक्ट यूटिलिटी क्या है, तो डायरेक्ट यूटिलिटी में हम ले रहे थे फंक्शन क्वांटिटी कंज्यूम को, ठीक है। और नॉर्मली हम यूटिलिटी को गुड्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते थे, पर इनडायरेक्ट यूटिलिटी के आने की वजह से हम प्राइस और इनकम में लेने लगे, क्योंकि यही रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई होता है, ठीक है। फिर आता है रॉयज आइडेंटिटी। रॉयज आइडेंटिटी जो है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला कह लो या मैथमेटिकल एक रिजल्ट देते हैं, किसका, जिसमें वो मार्शलियन डिमांड फंक्शन को सिंपली निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को, ठीक है। तो ये जो रॉय आइडेंटिटी है, एक याद रखना एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। मैथमेटिकल ये डेरिवेशन देते हैं या कह लो कि मैथमेटिकल रिजल्ट देते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि आप मार्शलियन डिमांड फंक्शन कैसे निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो आप मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकाल सकते हो, मार्शल और हिक्स का हमने पढ़ा, तो हमने इसमें से कहते हैं मार्शलियन डिमांड फंक्शन आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इनडायरेक्ट यूटिलिटी को डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये कहना है रॉय आइडेंटिटी का, ठीक है। ओके, अब देखते हैं स्पेसिफिकली द मार्शलियन डिमांड फॉर गुड इक्वल माइनस द पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द गुड दैट प्राइस डिवाइडेड बाय पार्शियल। देखो इस तरह नहीं समझ आएगा। बेसिकली रॉय आइडेंटिटी क्या बताती है कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी से हमें डिमांड फंक्शन निकालना है, ठीक। यही जो है रॉय आइडेंटिटी बताती है। इसमें जो है मान लो कि डिमांड ऑफ गुड आई है, ठीक, उसको हम प्राइस के रिस्पेक्ट में यूटिलिटी को चेंज करते हैं और डिवाइड करते हैं इनकम के रिस्पेक्ट में चेंज, ठीक है। देखो सिंपल मान के चलो रॉय कोई डिमांड ऑफ गुड आई है, ठीक है, डिमांड ऑफ गुड आई है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, प्राइस के रिस्पेक्ट में, मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ, प्राइस के रिस्पेक्ट में
यूटिलिटी जो है कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। यूटिलिटी का चेंज, मान लो हमने ले लिया प्राइस के रिस्पेक्ट में यूटिलिटी का चेंज, और उसके अपॉन में हम लिख देते हैं क्या, डिवाइड में इनकम के रिस्पेक्ट में यूटिलिटी का चेंज, इनकम सॉरी इनकम के रिस्पेक्ट में, हाँ इनकम के रिस्पेक्ट में चेंज, ठीक है, में चेंज। ध्यान से देखना कि हम रॉ आइडेंटिटी की अभी मैथमेटिकल जो रिजल्ट है उसको देख रहे हैं कि वो कहना क्या चाहते थे, कैसे वो कह रहे हैं कि हम मार्शलियन डिमांड फंक्शन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्ट यूटिलिटी को डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। उनका बेसिकली मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट, तो उनका बेसिक मतलब ये है कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी से आप डिमांड फंक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो मान लिया हमने कि डिमांड ऑफ किसी गुड की डिमांड, मान लो डिमांड ऑफ गुड आई है, ठीक है। वो किस तरह हम निकाल रहे हैं कि प्राइस के रिस्पेक्ट में हम यूटिलिटी का चेंज देख रहे हैं, ठीक है। पहले हमने ले लिया प्राइस के रिस्पेक्ट में यूटिलिटी का चेंज, उसको हमने डिवाइड कर दिया इनकम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद मान लो सोचो कि प्राइस अगर बढ़ा, अगर मान लो प्राइस इस गुड आई की है, गुड, ये जो गुड आई है इसका प्राइस जो है वो बढ़ गया, ठीक है, प्राइस इसका हमारा बढ़ गया, तो क्या होगा, यूटिलिटी इससे कम मिलेगी, हमें सेटिस्फेक्शन हमें कम मिलेगी, दुख तो होगा ही पैसा ज्यादा देने पे इसका, तो हमें जो संतुष्टि है वो उससे कम मिलने लगेगी। लेकिन अगर हमारा इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ा तो क्या होगा, यूटिलिटी जो है हमारी इस गुड के लिए और बढ़ेगी, ठीक है। प्राइस इसका वही रहा, अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो यूटिलिटी जो है हमारी क्या हो जाएगी। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन की एंड एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या कहता है कि गिव्स मिनिमम स्पेंडिंग नीडेड टू अचीव अ गिवन यूटिलिटी लेवल एट अ गिवन प्राइस, मीन्स कि मिनिमम एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड कितना है अचीव करने के लिए गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी को, ठीक है। इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन या एक्सपेंडिचर फंक्शन कह लो, ठीक है। इट इज द डुअल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ये एक डुअल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है। इसका फंक्शन फॉर्म जो होता है वो इस तरह रिप्रेजेंट होता है, फंक्शन P1 P2 एंड यूटिलिटी, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर थ्योरी क्या कह रहा है कि कंज्यूमर थ्योरी हैज ए टू इक्विवेलेंट अप्रोच टू द सेम प्रॉब्लम। कंज्यूमर थ्योरी जो है दो एक ही जैसे अप्रोच हो सकते हैं सेम प्रॉब्लम के लिए। द पिरामल अप्रोच इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, जो पिरामल अप्रोच है वो क्या देता है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने का, ठीक है, गिवन इनकम पे एंड फाइंड द बंडल दैट मैक्सिमाइज यूटिलिटी। पिरामल अप्रोच क्या करता है कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन देता है उसी गिवन इनकम पे, और क्या हमें क्या देता है, हम जिससे फाइंड कर सके बंडल दैट मैक्सिमाइज यूटिलिटी, हम उस चीज को, उस बंडल को फाइंड कर सके जिससे हमारी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो। तो पिरामल अप्रोच क्या दे रहा है, पिरामल अप्रोच इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, गिवन इनकम पे यूटिलिटी कितनी मैक्सिमाइज हो रही है, और वो क्या बताता है कि हमें हमें हेल्प करता है उस बंडल को फाइंड करने में जिस जहां पे हमारा यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो, ठीक है। दूसरा आता है द डुअल अप्रोच। डुअल अप्रोच इज एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन, ठीक है। डुअल अप्रोच में हम एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करते हैं गिवन ए टारगेटेड यूटिलिटी लेवल, मतलब कि हम मिनिमम एक्सपेंडिचर जो रिक्वायर्ड होती है अचीव करने के लिए गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी, उसी को कह रहे हैं हम गिवन ए टारगेटेड यूटिलिटी लेवल पे जो एक्सपेंडिचर हम मिनिमाइज करते हैं वही डुअल अप्रोच बताता है। और इसमें हमें क्या हेल्प मिलती है, तो हम वो बंडल फाइंड करते हैं जहां हम अचीव कर सकते हैं एट ए मिनिमम कॉस्ट, हम वो बंडल यूटिलिटी का फाइंड करते हैं जो हम मिनिमम कॉस्ट पे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। द एक्सपेंडिचर फंक्शन इज द रिजल्ट ऑफ डुअल प्रॉब्लम, जो एक्सपेंडिचर है वो फंक्शन जो है वो किसका रिजल्ट है, डुअल प्रॉब्लम का। इट टेल्स यू द मिनिमम एक्सपेंडिचर नीडेड टू रीच अ गिवन यूटिलिटी लेवल एट ए गिवन प्राइस। जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है ये किसका है, डुअल प्रॉब्लम का ही रिजल्ट है, और ये बताता है कि मिनिमम एक्सपेंडिचर जो है कितनी रिक्वायर्ड है आपको एक गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी पे पहुंचने के लिए, ठीक है। एक्सपेंडिचर फंक्शन जो है इज इंक्रीजिंग इन प्राइस एंड इंक्रीजिंग इन द यूटिलिटी टारगेट, ओके। इसी में एक आता है सेफर्ट्स लेमा।
जो कि क्या बताता है, दैट डिफरेंशिएटिंग द एक्सपेंडिचर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस गिव्स यू हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर दैट गुड। देखो, हमने ऊपर जो पढ़ा था उसमें हमने कहा, क्या देखा कि मार्शल डिमांड जो है हम फाइंड कर ले रहे थे किससे, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। वहीं पे अब यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि हमने हमेशा पढ़ा डिमांड कर्व जो है मार्शल है, हिक्सियन डिमांड कर्व है, दो डिमांड कर्व है। तो अब जो हिक्सियन डिमांड फंक्शन है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं जो सेफर्ट्स लेमा है। सेफर्ट लेमा जो है वो क्या बोलता है, थ्योरी जो सेफर्ट लेमा की है कि हम यहाँ पे हिक्सियन डिमांड फंक्शन एक्सपेंडिचर फंक्शन को डिफरेंशिएट करके प्राइस के रिस्पेक्ट में पा सकते हैं। ठीक है, प्राइस के रिस्पेक्ट में जब हम एक्सपेंडिचर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर दैट गुड वी विल फाइंड दैट। ठीक है, ओके। द एक्सपेंडिचर फंक्शन एंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है ये क्या है, मैथमेटिकली इनवर्स है ईच अदर से। ऑब्वियसली बात है, हमने क्या देखा कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से हम मार्शल निकाल रहे हैं ना, इनडायरेक्ट को डिफरेंशिएट करके मार्शल निकाल रहे हैं और एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करके क्या निकाल रहे हैं, प्राइस के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हिक्सियन निकाल रहे हैं। तो ये दोनों तो अपोजिट होंगे ही ना, मैथमेटिकली इनवर्स तो होंगे ही, क्योंकि दोनों दो अलग डिमांड कर्व जो है डिफरेंशिएट करके हम फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, और जो टुगेदर दे फॉर्म द डुअलिटी फ्रेमवर्क ऑफ द कंज्यूमर थ्योरी, और दोनों साथ में मिलके क्या बनाती है, डुअलिटी फ्रेमवर्क कंज्यूमर थ्योरी की, विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन वेलफेयर एनालिसिस। जो कि दोनों ये जब साथ में मिलके एक क्या बनाती है, डुअलिटी फ्रेमवर्क कंज्यूमर थ्योरी की, और जो कि वेलफेयर एनालिसिस में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, जिसमें टैक्स पॉलिसी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम इंडेक्स के कंस्ट्रक्शन में काम आता है। ठीक, अब बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस एंड रिजर्वेशन प्राइस। कंज्यूमर सरप्लस क्या है, इज द गैप बिटवीन व्हाट यू आर विलिंग टू पे एंड व्हाट यू एक्चुअली पे। कंज्यूमर सरप्लस बताता है कि तुम क्या पे करना चाहते हो एक्चुअली में, ठीक है, क्या पे करने के इच्छुक हो और क्या पे कर रहे हो एक्चुअली में, इसके बीच के जो गैप को है कंज्यूमर सरप्लस बताता है। और रिजर्वेशन प्राइस जो होता है वो क्या है, इज द मैक्सिमम यू वुड एवर पे। रिजर्वेशन प्राइस जो है कि मैक्सिमम आप कितना कभी पे करोगे। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस को अगर हम देखें तो WTP विलिंग टू पे माइनस प्राइस पेड, इस तरह से आप क्या निकाल लोगे, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ओके। जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो डिमांड कर्व के नीचे का एरिया होता है। कंज्यूमर सरप्लस जो है ये आपका ये जो एरिया होता है वो जनरली कंज्यूमर सरप्लस होता है। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस तो ये डिमांड कर्व के नीचे का एरिया है एंड प्राइस लाइन के ऊपर का एरिया है। ठीक है, बेसिकली ये जो है ट्रायंगल एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ओके। अगर बात करें कंज्यूमर सरप्लस क्या मेजर करता है, बेनिफिट कंज्यूमर जो रिसीव कर रहा है बियॉन्ड व्हाट दे पे, जितना वो पे कर रहा है उससे ज्यादा क्या बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको कंज्यूमर सरप्लस जो है मेजर करता है। अगर आप विलिंग हो पे करने के लिए 100 रुपीज फॉर अ बुक बट द मार्केट प्राइस इज 60 रुपीज, तो तुम्हें क्या होगा, 40 रुपए का कंज्यूमर 40 रुपीज जो है कंज्यूमर की क्या होगी, सरप्लस होगी। आप सोच के जाते हो कि ये सामान मुझे 100 रुपए का मिलेगा, मिल गया 60 रुपए का, 40 रुपीज क्या है आपकी सरप्लस हो गई। ठीक है, ए गेन फ्रॉम अ ट्रेड। ठीक है, ग्राफिकली हमने देख लिया कंज्यूमर सरप्लस कहाँ है, एरिया अंडर डिमांड कर्व अबव द प्राइस लाइन। ठीक है, इट रिप्रेजेंट क्या, टोटल नेट बेनिफिट टू ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट। ठीक है, ये नेट बेनिफिट कंज्यूमर का जो मार्केट में होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। रिजर्वेशन प्राइस क्या है, रिजर्वेशन प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस ए स्पेसिफिक कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ यूनिट। मैक्सिमम प्राइस जो कंज्यूमर है विलिंग है जितना पे करने के लिए वो बताता है रिजर्वेशन प्राइस। द प्राइस एट विच दे आर एग्जैक्टली इनडिफरेंट बिटवीन बाइंग एंड नॉट बाइंग। ठीक है, उस प्राइस को बताता है जहां पे आप रेडी होते हो कि बाय करे या ना करे, जब आप डिफरेंस समझ जाते हो कि ठीक है बाय करना है कि नहीं करना है, उस प्राइस को आप पा लेते हो, उसको इस चीज को बताता है रिजर्वेशन प्राइस। ठीक है, बिलो द रिजर्वेशन प्राइस द कंज्यूमर बाय एंड गेट सरप्लस, उसके नीचे अगर वो
खरीदता है तो वो क्या पाता है, सरप्लस, और एबव तो दे डोंट बाय, अगर वो उससे ज्यादा पे करना पड़ता है तो वो नहीं खरीदता है, ठीक है। अगर इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में बात करें तो फर्म जो है वो क्या करती है, एक्सट्रैक्ट करना चाहती है कंज्यूमर सरप्लस को बाय चार्जिंग डिफरेंट कंज्यूमर क्लोजर टू देयर रिजर्वेशन प्राइस। मतलब कि जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है यही बताता है ना कि जो फर्म है वो क्या करना चाहती है भाई, एक्सट्रैक्ट करना चाहती है जो कंज्यूमर का सरप्लस है। क्यों? क्योंकि मतलब मान लो कि एक पर्सन को देखा वो लग्जरी कार में आ रहा है और वो विलिंग है एक मान लो एक पेयर ऑफ शूज मान लो या फिर स्लीपर मान लो, उस स्लीपर के लिए वो मतलब वो जिस हिसाब की लग्जरी लाइफ कार से आ रहा है या फिर जिस हिसाब से वो पे कर पाएगा, उसकी रिजर्वेशन प्राइस मान लो 3000 है, ठीक है, उस स्लीपर के लिए, ठीक है। 3000 तो ज्यादा ही बोल दिया मैंने, मान लो 1000 रुपीज है उस स्लीपर के लिए पे करने के लिए, ठीक है। और वो जो स्लीपर है वो है 600 का ही, मतलब 400 तो इस कंज्यूमर का सरप्लस होता, ठीक है। बट जो सेलर है वो क्या करेगा, वो एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा, वो क्या बताएगा कंज्यूमर को कि ये 800 का है, ठीक है। ये ही मतलब जो कंज्यूमर जो सेलर है वो ट्राई करेगा कि ये कंज्यूमर सरप्लस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, और वही वो जब देखेगा एक नॉर्मल कस्टमर है, अगर मैं उसको रियल 600 नहीं बताऊंगा तो क्या होगा कि वो ये खरीदेगा ही नहीं। he knows that consumer will not buy this thing, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हर एक कंज्यूमर को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस बता के उनसे क्या करता है, करना चाहता है, उनकी कंज्यूमर सरप्लस को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज सेंटर टू वेलफेयर एनालिसिस। वेलफेयर एनालिसिस के लिए एक सेंट्रल है कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है। व्हेन प्राइस राइज कंज्यूमर सरप्लस फॉल एंड दिस लॉस इज अ मेजर ऑफ कंज्यूमर हार्म। ओके, लास्ट हम देखते हैं अपनी कंज्यूमर थ्योरी की लास्ट हम देखते हैं कंज्यूमर थ्योरी में रिबल्ट प्रेफरेंस थ्योरी, जिसमें व्रैप एंड स्ट्रैप देखते हैं कि वीक एग्जाम रिबल्ट प्रेफरेंस एंड स्ट्रॉन्ग एग्जाम रिबल्ट प्रेफरेंस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग यूटिलिटी ऑब्जर्व एक्चुअल चॉइसेस, ठीक है। ये रिबल प्रेफरेंस क्या करता है कि अज्यूम नहीं करता है आपकी यूटिलिटी, बल्कि एक्चुअल चॉइसेस को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। व्रैप में क्या है, आप चुनते हो ए ओवर बी और यू मस्ट नॉट चूज बी व्हेन ए इज अवेलेबल। चलो अब इसको ये देखेंगे, इस तरह से नहीं समझ आएगा। तो रिबल प्रेफरेंस जो है वो डेवलप्ड किसके द्वारा की गई थी, पॉल समुल्सन द्वारा। इसमें क्या बताता है, इसमें बेसिक आइडिया ये था कि कंज्यूमर क्या बोलता है इम्पोर्टेंट है नहीं है, कंज्यूमर क्या बोलता है इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक्चुअल में क्या चूज करता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है, वो ऑब्जर्व करके हमें पता चलेगा कि वो क्या चुन रहा है, उसके हम उसकी ऑब्जर्वेशन से, सिर्फ अज्यूम नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन से देखेंगे कि वो क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रेफरेंस आर रिवील्ड थ्रू चॉइसेस, तो इसमें कॉन्सेप्ट ही यही है रिवील्ड प्रेफरेंस का कि प्रेफरेंस जो है रिवील होंगी चॉइसेस के द्वारा, ठीक है, ऑब्जर्वेबल चॉइसेस से, ठीक है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम इसमें एजप्शन लिया जाता है रैशनल बिहेवियर हो, ठीक है, कंज्यूमर का, तभी ये जो है थ्योरी काम करेगी। इसमें रैशनल बिहेवियर हो और कंज्यूमर की जो है चॉइसेस में कंसिस्टेंसी हो, ठीक है, तभी ये रिबल प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो काम करेगी, ठीक है। ओके, अगर अब बात करें हम वीक एग्जाम ऑफ रिबल प्रेफरेंस, तो इफ if a consumer chooses bundle A when bundle B is also affordable, then whenever B is chosen A must not be affordable, ठीक है। मतलब मान लो वीक एग्जाम प्रेफरेंस बताता है कि भाई तुम्हारी प्रेफरेंस जो है मतलब वीक है, कैसे, अगर मान लो ए अफोर्डेबल है और बी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है, और बी एक्सपेंसिव है और तुम चुन लेते हो बी को, ठीक है। तो बी को अगर तुम चुनते हो तो मतलब जो है कि बी को अगर तुम चुन रहे हो तो तुम्हारा वीक एग्जाम है, मतलब वीक प्रेफरेंस मतलब तुम्हारा है, जबकि सेम ही सारे दोनों में क्राइटेरिया सेम था, बल्कि और ये जो है अफोर्डेबल भी था, बट तुमने चुन लिया एक्सपेंसिव, तो ये क्या है, तुम्हारी वीक प्रेफरेंस को बताता है। पर और ये यही कहता है कि अगर तुम बी चुन रहे हो तो मतलब बी को अफोर्डेबल होना चाहिए और ए को एक्सपेंसिव होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अगर ए बी चुन रहे हो तो वो एक्सपेंसिव है और ये अफोर्डेबल है, ठीक है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन बैठ रहा है कि तुम उल्टा चीज कर रहे हो तो वो है वीक एग्जाम प्रेफरेंस। और स्ट्रॉन्ग कब हो जाएगा, जब आप ए को प्रेफर करोगे बी के ऊपर एंड बी को सी के ऊपर, मतलब जैसे जैसे अफोर्डेबिलिटी है उस हिसाब से आप चुनोगे, तो आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है, ठीक है।
नो साइकिल आर अलाउड इन अ रिबल प्रेफरेंस, कोई साइकिल्स मतलब कोई साइकिल्स में जो है वो अलाउड नहीं है रिबल प्रेफरेंस में। और स्ट्रॉन्ग जो रिबल प्रेफरेंस है वो क्या है, इक्विवेलेंट टू अज्यूमिंग द कंज्यूमर बिहेव एज इफ मैक्सिमाइजिंग ए वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन। स्ट्रॉन्ग जो प्रेफरेंस होती है उसको हम इक्विवेलेंट मानते हैं कंज्यूमर जो बिहेव करता है अपनी मैक्सिमाइजिंग वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन के लिए, ठीक है। These exams allow economists to test whether observed market data is consistent with rational consumer behavior or without ever measuring utility। बिना यूटिलिटी को मेजर किए ये जो डाटा है क्या ऑब्जर्व करने से क्या बता देती हैं कि कंज्यूमर जो है उसकी जो चॉइस है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू। खत्म हो गया अब हमारा कंज्यूमर थ्योरी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या प्रोड्यूसर थ्योरी को।